गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज आप और हम लोग डार्विनवाद डार्विनवाद से मतलब है प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन के सपोर्ट में जो विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा समय समय पर एग्जाम्पल दिए गए थे या एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट पर आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जो एग्जाम्पल दिए गए थे वह एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो एग्जाम्पल दिया गया था, औद्योगिक अतिकृष्णता, इसे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कीटों ब्रैकेट में मच्छरों का औषधि प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट टू पेस्टिसाइड, रेसिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट टू पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड्स के प्रति रेसिस्टेंस पावर शो करना। तीसरा आप बता सकते हैं, अनुहरण। अनुहरण को कहा जाता है मिमिक्री। ओके। और चौथा बता सकते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट सीधे सीधे। तो ये चार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है औद्योगिक अतिकृष्णता, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। औद्योगिक और अतिकृष्णता या इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म से तात्पर्य है चमड़े के कालेपन से, यानी लेदर का जो कालापन होता है उससे रिलेशन है। ये बात है, इंग्लैंड में घटना हुई थी, वहां के लोगों ने इस घटना को अपने आंखों से होता हुआ देखा था। 1845 से पहले की बात है। 1845 यानी 1845 से पहले की बात है। यहाँ एक विस्टन वेटुलेरिया नामक मौत पाया जाता था, यानी तितली। विस्टन वेटुलेरिया नामक मौत पाया जाता था, या तितली जिसको कहा जाता है। तो इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, विस्टन वेटुलेरिया नामक मौत या तितली पाई जाती थी। यह भूरे रंग की होती थी। कैसी होती थी बच्चों? इसका जो कलर था भूरे रंग का था। और उस दौरान जो प्लांट्स पाए जाते थे, प्लांट्स के जो स्टेम होते थे, वह स्टेम भी मुख्य रूप से भूरे रंग के होते थे। प्लांट्स स्टेम भी भूरे रंग से मतलब ब्राउन कलर, भूरे रंग के होते थे। उस दौरान उसकी मूल जनसंख्या में कुछ म्यूटेशन के द्वारा ब्लैक कलर के, क्या म्यूटेशन के द्वारा ब्लैक कलर के
मोथ उत्पन्न हुए, ब्लैक कलर के मोथ उत्पन्न हुए किसके द्वारा? भूरे रंग के मोथ के द्वारा म्यूटेशन के फलस्वरूप ब्लैक कलर के मोथ उत्पन्न हुए। तो स्वाभाविक है कि ये उत्पन्न हुए उस जनसंख्या में पाए जाते थे, बेचारे छुपकते फिरते रहते थे अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। लेकिन अधिक जो जनसंख्या पाई जाती थी वह किसकी थी? भूरे रंग की जो जनसंख्या थी वह 90% थी, और जो ब्लैक मोथ थे उनकी जनसंख्या मात्र 10% थी। लेकिन 1845 में इंग्लैंड में एक घटना घटित हुई कि उस दौरान मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति आई। क्या? 1845 में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति जो आई जिसमें कोयले का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था बच्चों? कोयले का प्रयोग किया जाता था। जब कोयले का प्रयोग किया जाता था तो मुख्य रूप से क्या निकलेगा? स्मोक निकलेगा, यानी धुआं निकलेगा। कोयले का प्रयोग किया जाएगा, जैसे आप और हम लोग आज मतलब चूल्हे पर रोटी बनाते हैं लकड़ी के माध्यम से, तो क्या होता है कि धुआं निकलता है। जिस घर में बनाते हैं ऊपर या टीन डली हुई या छत हो तो वह पूरी काली काली पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती? तो स्वाभाविक है इसी प्रकार से मुख्य रूप से जिस समय 1845 में 1845 में उस दौरान कोयले का प्रयोग किया गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, औद्योगिक क्रांति में जब आए तो कोयले का प्रयोग किया गया, तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या हुआ? इस प्रकृति में धुआं उठा। भाई औद्योगिक क्रांति तो थी लेकिन कोयले का प्रयोग किया जाता था, तो स्वाभाविक है कि ये कोयले का जो स्मोक था वह प्लांट स्टेम पर जम गया, टहनियों पर जम गया, और टहनियों पर जमा तो वो प्लांट स्टेम जो ब्राउन कलर के थे वे भूरे रंग के थे, वह मुख्य रूप से कैसे हो गए? ब्लैक रंग के हो गए। कैसे हो गए? ब्लैक रंग के हो गए। अब उस ब्लैक रंग की टहनी पर या स्टेम पर ये जो ब्राउन कलर के जो मोथ होते थे, क्या? ब्राउन कलर के जो मोथ होते थे वह स्पष्ट दिखाई देते थे। जब स्पष्ट दिखाई देते थे तो इस दौरान तो ये अपने मुख्य रूप से सुरक्षा कर लेते हैं, अपनी जाति की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि स्टेम से छुप जाते थे तो इनके जो प्रीडेटर्स होते थे, इनको भक्षण करने वाले होते थे, वह इनको खा नहीं पाते थे, नष्ट नहीं कर पाते थे, तो ये छुपे हुए रहते थे। उस समय ब्लैक को खतरा था, ब्लैक मोथ को खतरा था, ये छुपाते रहते थे। इनकी संख्या बहुत कम थी प्रकृति में, नेचर में। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कोयले का उपयोग किया गया तो प्रकृति में स्मोक छाया, तो स्मोक इन प्लांट टहनी पर जमा, तो जिसके कारण प्लांट जो स्टेम था वह ब्लैक कलर का हो गया। अब जैसे ही ब्लैक कलर का हुआ तो उसी दौरान ये जो ब्राउन कलर के मोथ थे, भूरे रंग के मोथ थे, वह ब्लैक स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। आप देखना एनसीईआरटी की बुक्स में बिल्कुल चित्र सहित दर्शाया गया है सही ढंग से। क्या? तो जब उसको आप देखोगे तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से ये क्लियर किया जाएगा कि वो जो ब्लैक कलर के थे वह तो अब उस एटमॉस्फेयर, उस प्रकृति के लिए जो ब्लैक कलर के स्टेम थे उनके लिए तो मुख्य रूप से सही था, वह छुप जाते थे, उनको कोई खा नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन बेचारे जो भूरे ब्राउन कलर के जो मोथ थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, और उनकी संख्या मुख्य रूप से कितनी रह गई? 10%, और इनकी कितनी हो गई? 90%। लेकिन पुनः मतलब जब ये संख्या पहुंची उसके बाद पुनः मुख्य रूप से इस औद्योगिक में, इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करने लगे? ऑयल का उपयोग करने लगे। ऑयल का उपयोग किया, तो जैसे ही ऑयल का उपयोग किया गया तो अब कोयले में धुआं निकलता था लेकिन ऑयल में मुख्य रूप से धुआं, स्मोक नहीं निकलता था। तो पुनः मुख्य रूप से क्या हुआ कि उन स्टेम, जो ब्लैक कलर के स्टेम पर जो धुआं जम जाने के कारण हुए थे, ब्लैक कलर के स्टेम,
तो वह धुआं जो था की परत उस स्टेम से धीरे धीरे हटती चली गई और पुनः जो प्लांट स्टेम थे वह भूरे रंग के हो गए, जिस कारण से इनकी संख्या पुनः 90% हो गई और इनकी संख्या पुनः 10% पर आ गई ब्लैक कलर वाले मौत की। तो ये एग्जाम्पल क्या सिद्ध करता है, वहां के लोग ये कहते हैं कि यदि कुछ समय तक कोयले वाली औद्योगिक क्रांति बनी रहती, कोयले वाली औद्योगिक क्रांति बनी रहती, तो ये जो ब्राउन कलर के जो मौत थे, क्या ब्राउन कलर के जो मौत थे, ये ब्राउन कलर के मौत का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता। लेकिन भाग्यवश, लेकिन बाय लकी गॉड, मुख्य रूप से क्या हुआ कि कोयले के स्थान पर मुख्य रूप से तेल का उपयोग होने लगा, जिसके कारण से इनकी संख्या पुनः वही स्थिति में वापस आ गई और ब्लैक कलर के मौत की संख्या पुनः कम हो गई। तो ये एग्जाम्पल एक वैज्ञानिक मुख्य रूप से है, इंडस्ट्रियल मेलानिन नामक एग्जाम्पल मुख्य रूप से दिया गया। ठीक है, तो ये अब दूसरा एग्जाम्पल आता है कीटों का औषधि प्रतिरोध। औषधि प्रतिरोध का मतलब होता है कि आप किसी औषधि को खाने पर उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर सके, रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर सके। जैसे आज आप लोग देखते हैं कि किसी एंटीबायोटिक को लेने पर, किसी टीके को लगाने पर अपने शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया के प्रति रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वह अपने ऊपर यदि हमला करता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये चीज है, लिखा है स्पष्ट तौर पर कीटों का औषधि प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट टू पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के प्रति इंसेक्ट की रेसिस्टेंस पावर डेवलप होना। पेस्टिसाइड्स के प्रति एक किसी भी चीज का बहुत अत्यधिक लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के दौरान मुख्य रूप से उन जीवों में रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। क्या बच्चों, उन जीवों में मुख्य रूप से रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। ये आप लोग क्लियर समझते हैं। जब ये रेसिस्टेंस पावर डेवलप हुई तो इसको एग्जाम्पल के रूप में मॉस्किटो को लिया गया था। क्या आप देखते हैं कि ये जो नगर पालिकाएं होती हैं या नगर निगम होती हैं, एक पाउडर का स्प्रे कराया जाता है, पाउडर को छिड़काव किया जाता है, जिसको डीडीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीडीटी कहा जाता है। उस समय मच्छरों की संख्या बहुत अधिक थी। ये जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा ले देता हूं। बिस्टन बेटुलेरिया नामक, ध्यान में रखना, कीट है, मौत है। ठीक है, मिटा दो। देखिए, मॉस्किटो का जो एग्जांपल लिया गया, उस समय मुख्य रूप से क्या था कि मच्छर बहुत अधिक थे और ये मच्छर विभिन्न बीमारियों के कारक होते हैं। विभिन्न बीमारियों के जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए कैरियर का कार्य करते हैं और मुख्य रूप से व्यक्तियों में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण इनकी मृत्यु हो सकती है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से एक पाउडर का छिड़काव करने का प्रस्ताव रखा। केमिकल पाउडर था जिसको डीडीटी कहा जाता है। नगर निगम को, नगर पालिकाओं को मुख्य रूप से इस पाउडर को पहुंचाया गया और उनसे ये कहा गया, गांव लेवल पर मुख्य रूप से पंचायत को पहुंचाया गया और ये कहा गया कि आप इन पाउडर का घर घर में जाकर गंदे स्थान जो है, जहां पानी स्टॉपेज वाटर है, जहां पानी रुका हुआ पाया जाता है, उस पर जो लार्वा मॉस्किटो को पाए जाते हैं उन पर डालो जाके, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाए। तो उस दौरान मुख्य रूप से जब ये डीडीटी का प्रयोग किया गया तो ये डीडीटी बहुत ही असरकारक थी। ये डीडीटी जो थी बहुत ही मुख्य रूप से कैसी थी, असरकारक सिद्ध हुई कि मॉस्किटो पर जब इनका छिड़काव किया गया, डीडीटी का स्प्रे किया गया मच्छरों पर, तो मच्छरों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। मच्छरों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज डीडीटी का प्रभाव पूर्ण रूप से मच्छरों पर नहीं पड़ता है। केवल मात्र छिड़काव कर देते हैं नगर पालिका, नगर निगम वाले, लेकिन मच्छर चूंकि पूर्ण उनकी जाति जो है वह रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर चुकी है, तो
मच्छर समाप्त फिर क्यों नहीं हुए? जो उस समय मुख्य रूप से मच्छरों पर जब इनका छिड़काव होता था, गंदे स्थानों पर रुके हुए पानी पर छिड़काव होता था, तो मच्छर, अधिकांश मच्छर, जैसे 100 का एक एग्जाम्पल ले लें, 100 मच्छर थे उस दौरान, 100 में से मुख्य रूप से 90% मच्छर मर गए। जब अधिकांश शब्द उपयोग करो, जब मच्छर 90% मर गए, तो आज मच्छर मुख्य रूप से कहां से आ गए? मूल जनसंख्या जो थी मच्छरों की, मूल जनसंख्या जो मच्छरों की थी, क्या बच्चों? मूल जनसंख्या जो मच्छरों की थी, उस जनसंख्या में कुछ मच्छर पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड से मीनिंग डीडीटी, डीडीटी के प्रतिरोध, यानी रेसिस्टेंस व्यक्त करते थे। इस कारण ऐसे मच्छरों या मॉस्किटो का चयन प्रकृति ने किया। बस हो गया बहुत। अब ये भाषा तो आप समझ ही चुके होंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं। जब मुख्य रूप से मच्छरों पर डीडीटी का छिड़काव किया गया, गंदे स्थानों पर डीडीटी का छिड़काव किया गया, तो मच्छर की अधिकांश प्रजाति, जो अधिकांश जाति थी, वह मुख्य रूप से समाप्त होने लगी। लेकिन आज फिर भी मच्छर पाए जाते, तो वैज्ञानिकों ने तर्क बताया कि उस समय जब मच्छर की मूल प्रजाति थी, तो म्यूटेशन के फलस्वरूप मुख्य रूप से उस प्रजाति में कुछ ऐसे मच्छर उत्पन्न हुए होंगे जो डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंस पावर पाए जाते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। उनकी संख्या मुख्य रूप से मूल संख्या में बहुत कम थी। तो जब इनका छिड़काव हुआ, तो मुख्य रूप से अधिकांश मच्छरों की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं पहले कह रहा हूं, उनकी संख्या बहुत कम थी, यानी 10% थी, न्यून थी। क्या 100 में मुख्य रूप से 10% यानी 10 मच्छर थे, तो पता ही नहीं चलता था। तो अधिकांश मच्छरों पर छिड़काव किया गया, तो सबके सब मच्छर मर गए। लोगों ने ये माना कि वास्तव में ये दवाई तो बहुत असरकारक है। धीरे धीरे मुख्य रूप से क्या हुआ कि मच्छरों की संख्या बढ़ती चली गई। वैज्ञानिक ने देखा कि ये मच्छर कहां से आ गए, तो वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से तर्क लगाया कि प्रकृति ने ऐसे मच्छरों का चयन किया जो मच्छरों की मूल जनसंख्या में कुछ ऐसे मच्छर पाए जाते थे जो इस डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंस पावर रखते थे, यानी उनके प्रति प्रतिरोध क्षमता रखते थे, उनके प्रति प्रतिरोध क्षमता मुख्य रूप से रखते थे। और वही मॉस्किटो और मच्छर आज प्रकृति में पाए जाते हैं। अर्थात इस एग्जाम्पल से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा ऐसे मच्छरों का चयन किया गया जो डीडीटी के प्रति प्रतिरोध क्षमता व्यक्त करते थे, यानी रेसिस्टेंस पावर व्यक्त करते थे, जिसके कारण आज वही मच्छर प्रकृति में पाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया? धनात्मक चयन हुआ। कौन सा चयन हुआ? धनात्मक चयन हो गया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका क्या दूसरा एग्जाम्पल होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। देखिए, अब बताया जाता है तीसरा, जो यहां तो आपका ये डीडीटी का हो गया, इधर मैं लिखे देता हूं जिससे ध्यान रहेगा आपको। अब यहां ये जो आता है मिमिक्री, हेनरी डब्ल्यू वेटसन, क्या मुख्य रूप से हेनरी डब्ल्यू बेट्स नामक एक वैज्ञानिक थे। ये 1862 की बात है। कब की बात है? मैं वैज्ञानिक का नाम लिखे देता हूं, हेनरी डब्ल्यू बेट्स। ये सन की बात है 1862, ब्राजील। क्या? ब्राजील देश तो सभी ने सुना होगा भाई। क्या?
ब्राजील देश मुख्य रूप से सभी ने सुना है कि नहीं? तो ब्राजील के वनों में मौत का अध्ययन करके थ्योरी ऑफ मिमिक्री प्रस्तुत की, यानी कि अनुहरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। विशेष तौर पर इस वर्ड को ध्यान रखें, इसको ध्यान में रखना है आपको, और ये वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, और सन रह जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अनुहरण का सबसे पहले मतलब समझ ले, क्या होता है अनुहरण का मतलब? यानी किसी जीव के द्वारा अपनी संरचना, आकार, रंग में किसी दूसरे जीव या प्रकृति की संरचना में परिवर्तन करना। किसी जीव के माध्यम से अपनी संरचना, रूप, रंग में किसी दूसरे जीव या प्रकृति की किसी संरचना जैसे परिवर्तन करना अनुहरण या मिमिक्री कहलाता है। जो जीव मुख्य रूप से इस अनुहरण का कार्य करता है, जो जीव अनुहरण यानी मिमिक्री करता है, उसे मिमिक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मैंने क्या बोला? अनुहरण या मिमिक्री क्या होता है? कहते हैं ना कि कोई किसी दूसरे की आवाज को निकाल लेता है, यानी मिमिक्री कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं किसी दूसरे की आवाज को निकालकर आपसे फोन से बात करूं, आप पहचान नहीं पाए, यानी मेरे द्वारा मिमिक्री की गई वो क्रिया क्या कहलाई? मिमिक्री क्रिया कहलाई। और मुझे क्या कहा जाएगा? जो आवाज कौन निकाल रहा है? मैं निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या कहा जा रहा है? मिमिक कहा जा रहा है, मिमिक। और मैं किसकी निकाल रहा हूं? अमिताभ बच्चन की निकाल रहा हूं, तो उस अमिताभ बच्चन को क्या कहा जाएगा? मॉडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मॉडल कहा जाता है। इस एग्जाम्पल से आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? तो समझ में आ गया? उससे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं, उसे मिमिक कहते हैं। और जिसकी मिमिक्री करता है, उसे मॉडल कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज मुख्य रूप से क्या होता है? मिमिक्री होती है। मिमिक्री के वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से कई एग्जाम्पल के द्वारा बताया था। मिमिक्री को कई वैज्ञानिकों ने एग्जाम्पल के द्वारा बताया था। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नंबर 1, कैलिमा पैरालेक्टा, ये एक मौत है। क्या? कैलिमा पैरालेक्टा एक मौत है। इसकी जो विंग्स होते, पंख होते, इनकी ऊपरी जो सरफेस होती है, ऊपरी सरफेस जो होती है वह कलर्ड होती है। कैसी होती है? वह मुख्य रूप से यहां नहीं दिखाई दे रहा, तो अपन इधर लिखेंगे। ऊपरी सरफेस कैसी होती है? कलर्ड होती है। और निचली जो सरफेस है वह मुख्य रूप से कैसी होती है? निचली जो सरफेस होती है वह मृत पत्ती जैसी होती है। जो पत्तियां पेड़ों से अलग हो जाती है ना, निचली सरफेस डेड, चलो मृत लिख दो, हिंदी पूरी चल रही है, तो मृत पत्ती के समान होती है। तो जिसके कारण मुख्य रूप से यह अपने दुश्मनों से आसानी से सुरक्षा करती रहती है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? मेंटिस रेलिजियो, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मेंटिस रेलिजियो
रेलिजियोसा, मेंटिस रेलिजियोसा, यह एक इंसेक्ट है। ये क्या है? एक इंसेक्ट है बच्चों, इंसेक्ट है। तो ये जो इंसेक्ट है वह पत्ती की तरह दिखाई देता है, पत्ती की तरह दिखाई देता है। तो इस वजह से जब इसके दुश्मन से इसको खतरा होता है तो वह प्लांट्स पर जाकर छिप जाता है। तो जो इसके दुश्मन है वह लीफ समझकर इसको छोड़ देते और ये सुरक्षित बना रहता है। तो एक एग्जाम्पल ये दिया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। एक एग्जाम्पल मुख्य रूप से बताया गया सिल्क मॉथ। क्या? सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ जो है यह वही सिल्क उत्पन्न करने वाले इंसेक्ट को सिल्क मॉथ कहा गया था। तो बॉम्बैक्स मोराई इसका साइंटिफिक नेम है। तो सिल्क मॉथ जो है वह सूखी टहनी, सूखी टहनी के समान दिखाई देता है। जब यह मुख्य रूप से सूखी टहनी के समान होगा तो इसको अपने दुश्मनों से खतरा होगा, तो उस समय मुख्य रूप से प्लांट्स की टहनी से लग जाएगा। तो ये समझेंगे कि सूखी टहनी, इसके दुश्मन समझेंगे सूखी टहनी डली हुई है, तो इसको छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे और यह सुरक्षित बचा रहता है। तो इस प्रकार से आप मुख्य रूप से मिमिक्री के ये 3 एग्जाम्पल बता सकते हैं। विशेष ध्यान में आपको क्या रखना है, जो मिमिक्री करता है उसको मिमिक कहा जाता है और जिसकी मिमिक्री की जाती है उसको मॉडल कहा जाता है। और मिमिक्री में क्या किया जाता है, आवाज बदल सकते हैं या किसी का रूप बदल सकते हैं या किसी का रंग बदलकर, किसी दूसरे जीव का रंग बदलकर या प्रकृति जैसी कोई संरचना बना लेते हैं जिसके कारण व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है। तो ये मुख्य रूप से आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जरा ले लिया। तो अब जो एग्जाम्पल आता है वह एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है। वैज्ञानिक 2 भाई थे। क्या? 2 भाई थे, जोशुआ लेडरबर्ग, जोशुआ लेडरबर्ग और इस्थर लेडरबर्ग, 2 वैज्ञानिक थे। तो मैं लिखे देता हूं, यहां से इस प्रकार से शुरुआत करूं, जोशुआ लेडरबर्ग व इस्थर लेडरबर्ग। पहली बात तो मुख्य रूप से इन वैज्ञानिकों के आप नाम ध्यान में रख लें, जोशुआ लेडरबर्ग और इस्थर लेडरबर्ग, इनको कहा जाता है लेडरबर्ग बंधु लेडरबर्ग। तो इन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से बैक्टीरिया में म्यूटेशन के फलस्वरूप होने वाले अनुकूलन का अध्ययन किया। अध्ययन करने के लिए इन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले रेप्लिका प्लेट्स कुछ तैयार की, रेप्लिका प्लेट्स तैयार की। रेप्लिका प्लेट्स कैसे तैयार की, तो उसकी पूरी की पूरी मैं मुख्य रूप से आपको कहानी एक बताता हूं। इन वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से सबसे पहले एगर नामक कल्चर मीडियम लिया। क्या? एगर नामक कल्चर मीडियम की एक प्लेट ली, या ये कहा जाए एक पेट्री डिश पर अर्ध ठोस अवस्था में एगर कल्चर मीडियम डेवलप किया। तो प्लेट ले लें बच्चों, देखिए ये एक पेट्री डिश है। पेट्री डिश या प्लेट, ठीक है। ये इस पर कौन सा पदार्थ है बच्चों? अर्ध ठोस अवस्था में एक कल्चर मीडियम डाला। देखिए ये कल्चर मीडियम है, कौन सा वाला? एगर। एगर किससे उत्पन्न होता है? एगर किससे बनाया जाता है? विशेष ध्यान रखें, एल्गी या शैवाल से डेवलप किया जाता है। एगर को किससे डेवलप किया जाता है? एल्गी या शैवाल से डेवलप किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। तो एगर नामक कल्चर मीडियम
कि एक पैटी डिश तैयार की, और इस पैटी डिश, पहले कल्चर मीडियम समझ लिए। कल्चर मीडियम इस प्रकार का मीडियम होता है जिस पर शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर, चाहे प्लांट्स के टिश्यू को ले ले या ऑर्गन को ले ले या किसी सेल्स को ले गए तो ग्रोथ कराई जाए, तो उसको कहा जाता है कल्चर मीडियम। तो यही कल्चर मीडियम मुख्य रूप से लिया गया। इस कल्चर मीडियम जो लिया गया वो किसका लिया गया? एगर एगर का कल्चर मीडियम लिया गया। इस पर मुख्य रूप से कुछ बैक्टीरिया डाले वैज्ञानिक ने। ये बैक्टीरिया डाला, एक ये बैक्टीरिया डाला। इस बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो गई, यानी कि इसने वृद्धि की। ये एक ब्लैक कलर का बैक्टीरिया मैंने डाला, देखिए स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर मुख्य रूप से इस बैक्टीरिया ने अपनी कई कॉलोनीज डेवलप की। तो इसको, ये जो पैटी डिश या प्लेट थी, इस पैटी डिश या प्लेट को मास्टर प्लेट कहा गया। मास्टर प्लेट के नाम से जाना गया। इसको किस नाम से जाना गया? मास्टर प्लेट के नाम से जाना गया। अब इस मास्टर प्लेट के ऊपर इन बंधुओं ने, मतलब जोशुआ और एस्थर लैडरबर्ग ने क्या किया? एक लकड़ी के कपड़े को लिया, सॉरी लकड़ी का कपड़ा नहीं, लकड़ी को लिया, डंडे को लिया। उस डंडे के ऊपर मलमल के कपड़े को बांध लिया, मलमल के कपड़े को बांधा, और जो मास्टर प्लेट थी उस मास्टर प्लेट के ऊपर मुख्य रूप से इस प्रकार से इन्होंने उस मलमल के कपड़े वाले लकड़ी को फेर। तो क्या हुआ होगा? हुआ नहीं होगा, हुआ था। क्या हुआ? वैज्ञानिक ने जो बताया कि उस मलमल के कपड़े पर इस पेट्री डिश या मास्टर प्लेट की एगर प्लेट में जो कॉलोनीज डेवलप हुई थी, उनके बैक्टीरिया मुख्य रूप से उस मलमल के कपड़े पर चिपक गए। ठीक है, यहां तक सबसे पहले देख लीजिए। फिर दूसरी मुख्य रूप से इन्होंने इस मास्टर प्लेट से जो दूसरी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, देखिए, तो उस पर भी मुख्य रूप से कौन कौन सा था? ये एगर एगर की प्लेट है। इस एगर एगर की प्लेट पर एक तो ये लेकिन जो एगर की प्लेट इन्होंने डेवलप की थी, इसमें पेनिसिलिन युक्त कल्चर मीडियम डाला। यानी कि ये जो प्लेट पैटी डिश थी, इस पैटी डिश में पेनिसिलिन युक्त कल्चर मीडियम यानी एगर की प्लेट तैयार की। इसकी प्लेट तैयार की, एगर की प्लेट जो तैयार की, उसमें एगर कल्चर मीडियम था, उसमें क्या था पाया जाता? पेनिसिलिन पाया जाता था। फिर जो मैंने कहा था कि ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी पर मुख्य रूप से ये आपने क्या बांध दिया? मल का कपड़ा बांधा था। इस को ले जाकर यूं पकड़कर इसके ऊपर फेरा। तो इस पर क्या हुआ? इस पर क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया कुछ चिपक गए कॉलोनी से, जो कॉलोनी डेवलप हुई थी, क्या ये बैक्टीरिया चिपक गए। अब इसको जाकर ये जो दूसरी कल्चर प्लेट तैयार की है, कल्चर प्लेट तैयार की है एगर एगर की, बस विशेष ध्यान रखना, उसमें पेनिसिलिन युक्त कल्चर मीडियम लिया गया था। पेनिसिलिन युक्त एगर कल्चर मीडियम लिया गया था। इस लकड़ी को जाकर इस कल्चर मीडियम पे जाकर धीरे धीरे से जाकर यहाँ क्या किया? हिला दिया, यूं पकड़कर इसको ले जाकर यहाँ क्या किया? हिला दिया। जैसे हिलाया तो इसके जो बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया इस पर आकर गिर गए, कुछ जो चिपके हुए थे। लेकिन मुख्य रूप से जो चिपके हुए थे इस पर आकर गिरे, तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया ने
कुछ बैक्टीरिया ने ही अपनी कॉलोनी डेवलप की, कुछ बैक्टीरिया ने ही अपनी कॉलोनी डेवलप की और शेष बैक्टीरिया जो थे वह समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? सभी बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया से यहां सारी कॉलोनी बनी थी, तो सभी बैक्टीरिया यानी इस बैक्टीरिया जैसे थे, तो यहां जो कल्चर मीडियम तैयार किया गया था पेनिसिलिन युक्त, इस कल्चर मीडियम पर भी मुख्य रूप से सभी की सभी बैक्टीरिया को कॉलोनी अपनी बनानी थी, लेकिन सभी ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाई, कुछ बैक्टीरिया ने ही अपनी कॉलोनी बना पाए। ऐसे बैक्टीरिया, तो वैज्ञानिक जो लेडरबर्ग बंधु वैज्ञानिक थे, इन्होंने तर्क अपना क्या दिया? दो रूपों में तर्क दिया कि ऐसे बैक्टीरिया ने कॉलोनी क्यों नहीं बना पाई, ऐसे बैक्टीरिया ने कॉलोनी क्यों बनाई। देखिए तर्क मुख्य रूप से क्या था इनका। एक तर्क था लेमार्क के लिए और दूसरा तर्क था डार्विन के लिए। किसके लिए था? डार्विन के लिए। लेमार्क के अनुसार इन वैज्ञानिकों ने इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि वास्तविक तौर पर जिस दौरान पेनिसिलिन युक्त कल्चर मीडियम पर जो बैक्टीरिया डाले गए, तो उसी दौरान मुख्य रूप से इनमें कुछ बैक्टीरिया में पेनिसिलिन को संवेदनाओं को माने पेनिसिलिन के प्रति रेसिस्टेंस पावर डेवलप करने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। यानी इसी समय इस कल्चर मीडियम पे जब इस डंडे को यहाँ झटका गया, जिसके कारण जो बैक्टीरिया बने, तो उसी दौरान मुख्य रूप से बैक्टीरिया में रेसिस्टेंस पावर डेवलप हो गई, जिसके कारण मुख्य रूप से इन बैक्टीरिया ने कॉलोनी बना ली। यानी कि सीधे सीधे ये कहा गया कि जिनमें रेसिस्टेंस पावर इसी दौरान डेवलप हुई वही कॉलोनी बना पाओ, जिसमें रेसिस्टेंस पावर इसी दौरान डेवलप नहीं हुई वह कॉलोनी नहीं बना पाए। ये लेमार्क का मानना था। लेकिन बताया किसने, इसको एक्सप्लेन किसने किया? जोशुआ बंधुओं ने, मतलब लेडरबर्ग बंधुओं ने, जोशुआ और इस्थर लेडरबर्ग ने लेमार्क के नियम के अनुसार इसको प्रस्तुत किया। डार्विनवाद के अनुसार क्या था? डार्विनवाद के अनुसार इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसको इस प्रकार से बताया कि जब मूल प्लेट यानी मास्टर प्लेट विकसित की जा रही थी, जब मास्टर प्लेट विकसित की जा रही थी, उसी दौरान कॉलोनी जब बन रही थी, मूल प्लेट यानी क्या मूल संरचना में जब कॉलोनी बन रही थी, तो उसी दौरान कुछ जीवाणु इस प्रकार से विकसित हुए होंगे जो पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोध क्षमता व्यक्त करते हैं। भाई ये कॉलोनी डेवलप हो रही, तो वैज्ञानिक ये लेडरबर्ग बंधु क्या कह रहे थे कि ये जो मास्टर प्लेट बन रही है, मास्टर प्लेट बनने के दौरान ही कुछ जीवाणुओं की इस प्रकार की कॉलोनी डेवलप हुई होंगी जो मुख्य रूप से पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोध क्षमता यानी रेसिस्टेंस पावर व्यक्त करते। वही बैक्टीरिया इस कपड़े के माध्यम से इस पेनिसिलिन युक्त एगर कल्चर मीडियम पर पहुंचे, जिसके कारण मुख्य रूप से इन्होंने कॉलोनी बनाई। जबकि उस मलमल के कपड़े से दोनों प्रकार के बैक्टीरिया चिपक कर गए होंगे, यानी सामान्य बैक्टीरिया जो रेसिस्टेंस पावर व्यक्त नहीं करते हैं वो बैक्टीरिया, और जो रेसिस्टेंस पावर पेनिसिलिन के प्रति व्यक्त करते हैं वो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया चिपक कर गए होंगे। और दोनों जब उस पेनिसिलिन युक्त कल्चर मीडियम पर डाला गया तो दोनों पहुंचे, तो वहां सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से वही बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी डेवलप कर पाए थे जो इस मूल संरचना में डेवलप हुए थे पेनिसिलिन के प्रति रेसिस्टेंस पावर व्यक्त करने के लिए। ये इनका मानना था। तो इन लेडरबर्ग बंधु ने मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया कि वास्तव में प्रकृति ने सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को चुना, उन्हीं बैक्टीरिया का चयन किया, उन्हीं बैक्टीरिया का सिलेक्शन किया जो पेनिसिलिन एगर युक्त कल्चर मीडियम पर रेसिस्टेंस पावर व्यक्त कर सके। तो इन एग्जाम्पल के द्वारा मुख्य रूप से डार्विनवाद के जो प्राकृतिक वर्णवाद है उसको मुख्य रूप से समझाया जाता है आसानी से। तो देखिए कितने एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए,
4 एग्जाम्पल बताए। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा था? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एग्जाम्पल था। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का मतलब क्या होता है? औद्योगिक अतिकृष्णता का मतलब क्या होता है? औद्योगिक अतिकृष्णता से तात्पर्य होता है कि चमड़े के कालेपन से, जैसे जिस प्रकार से लेदर जो रहती है, स्किन जो एनिमल से निकाली जाती है, तो जो लेदर होती है वह ब्लैकपन पर होती है, तो उसी के औद्योगिक अतिकृष्णता का तात्पर्य उसी से है। तो यहाँ मुख्य रूप से इंग्लैंड में विस्टन वेटुलेरिया नामक मौत पर मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट को वहां के लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि वास्तव में मुख्य रूप से यदि तेल की क्रांति औद्योगिक नहीं आती तो भूरे रंग का मौत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। और 1845 के बाद की जो जनसंख्या थी, 1850 सदी की, मतलब 1850 के सदी की बाद की जनसंख्या थी, वह मुख्य रूप से भूरे रंग के मौत को देख ही नहीं पाता। तो ये दूसरा मुख्य रूप से एग्जाम्पल बताया था मच्छरों का, तो डीडीटी का प्रयोग करके। तो वहां भी यही कहा गया कि मूल प्रजाति जब डेवलप हुई होगी तो म्यूटेशन के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार के मच्छर उसमें डेवलप हुए होंगे जो डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंस पावर व्यक्त करते, लेकिन उनकी संख्या मूल प्रजाति में बहुत कम थी, यानी 90 बिना डीडीटी के सेंसिटिव थे, मतलब सेंसिटिव मच्छर थे, और 10% मुख्य रूप से रेसिस्टेंस पावर डीडीटी के प्रति व्यक्त करते थे। तो सिर्फ 10% ही मुख्य रूप से प्रकृति में बचे और शेष नष्ट हो गए, और वही 10% ने मुख्य रूप से धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये प्रकृति ने देखिए चयन कौन से मच्छरों का किया? जो डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंस पावर व्यक्त करते हैं। अनुहरण, अनुहरण से तात्पर्य तो यही है बच्चों कि सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि आप अपने रूप को किसी दूसरे जीव या किसी प्रकृति की संरचना की तरह ढाल लें, उसी को कह दिया जाता है मिमिक्री या अनुहरण कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मिमिक्री या अनुहरण कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से बताया जाता है कि जो अनुहरण की क्रिया करता है उसको मिमिक कहा जाता है। जैसे मैं मिमिक हूं और मैं अपने बचाव के लिए किसी व्यक्ति की आवाज को निकाल दूं, मोबाइल पर किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज को निकाल दूं, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से मैं तो मिमिक हो गया। जिसकी आवाज निकाल रहा हूं, सपोज दैट कि मुख्य रूप से मैं किसी अमिताभ बच्चन की, मतलब किसी नहीं, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा हूं, तो अमिताभ बच्चन क्या हो गए? मॉडल हो गए। अमिताभ बच्चन क्या हो गए? मॉडल हो गए। तो ये और रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि मास्टर प्लेट से बहुत सारी प्लेटों को तैयार करना ही रेप्लिका कहलाता है। क्या? रेप्लिका प्लेटिंग कहलाता है। तो इस रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग के द्वारा भी मुख्य रूप से जो लेडरबर्ग बंधु ने यह सिद्ध करके दिखाया कि मूल जनसंख्या में जब मास्टर प्लेट को तैयार किया जाता था तो उस मूल जनसंख्या में बैक्टीरिया की कॉलोनी में मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप हुए होंगे म्यूटेशन के फलस्वरूप, जो वास्तव में पेनिसिलिन के प्रति रेसिस्टेंस पावर व्यक्त करते हैं। वही मुख्य रूप से इस प्लेट पर अपनी कॉलोनी बना पाए और शेष नष्ट हो गए। देखो ये लोग नष्ट कर दिए। ठीक, तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फोटो ले लीजिए बच्चों।